चलिए, गुड इवनिंग क्लास। बेटा कैसे हैं आप सब? तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में गवर्नमेंट बजट के रिगार्डिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू दोनों ही डिस्कस कर लिया था बेटा यहाँ पे, कि गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स क्या क्या होती हैं एंड गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स क्या क्या होते हैं। प्रीवियस क्लास में काफी डिटेल में मैंने आपको सारी चीजें डिस्कस करवा दी थी। सो आज ये जो लास्ट टॉपिक है बेटा हमारा बजट डेफिशिट, यह हमें यहाँ डिस्कस करना है। नाउ डेफिशिट क्या होता है, इस पॉइंट को जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए, हमने जनरली लास्ट क्लास में कौन सा पढ़ा था बेटा, कि सरकार के कुछ खर्चे होते हैं, गवर्नमेंट के कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, और गवर्नमेंट के कुछ रेवेन्यूज होते हैं, या यू कैन से रिसिप्ट्स होते हैं। ठीक है जी, गवर्नमेंट के कुछ क्या होते हैं बेटा, खर्चे, और कुछ क्या होते हैं, रिसिप्ट्स। मान लीजिए गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं वो गवर्नमेंट के रिसिप्ट से ज्यादा हो गए हैं, एक्सपेंडिचर्स आर मोर देन रिसिप्ट्स, यानी कि सरकार के जो खर्चे हैं बेटा वो रिसिप्ट से क्या हो गए, ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, तो सर एक ऐसी स्थिति आएगी कि कुछ डेफिशिट माइनस में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास डेटा है 2 लाख रुपए, यानी कि वी हैव एक्सपेंडिचर 2 लाख रुपीज, एंड हमारे पास खर्चे जो रिसिप्ट्स हैं वो कितने हो गए बेटा, 1.5 लाख रुपीज। तो यानी कि हमारा जो डेटा है वो माइनस में आ गया 50,000। तो इस जो 50,000 आया ना, इसको हम डेफिशिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, डेफिशिट, की इतने से जी कमी रह गई है। ठीक है, यानी कि 2 लाख रुपए का हमारा टोटल खर्चा था, 1.5 लाख रुपए के हमारे पास रिसिप्ट थी, और उसमें से बेसिकली 50,000 रुपए का हमारा क्या आ रहा है बेटा, डिफरेंसेस आ रहा है, यानी कि वो नेगेटिव में आ रहा है। तो इसको हम बेसिकली डेफिशिट बोलते हैं। तो वैसे ही गवर्नमेंट डेफिशिट क्या होगा सर, तो कहते हैं गवर्नमेंट डेफिशिट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर यू कैन से व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बजट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट आर ग्रेटर देन बजट रिसिप्ट, यानी कि सरकार के जब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाते हैं खर्चों से, सॉरी रिसिप्ट से, यानी कि जब सरकार के खर्चे ज्यादा हो जाते हैं रिसिप्ट से, तो उस सिचुएशन में जो एक स्थिति उत्पन्न होती है उसको हम बोलते हैं बजट डेफिशिट। क्या बोलते हैं बेटा, बजट डेफिशिट। ठीक है, अभी जो बजट डेफिशिट है ना, 3 प्रकार का होता है। देखो, टाइप्स ऑफ बजट डेफिशिट 3 तरह के होते हैं बेटे। पहला रेवेन्यू डेफिशिट, दूसरा फिस्कल डेफिशिट, और तीसरा होता है हमारे पास प्राइमरी डेफिशिट। ठीक है, तो वी आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ डेफिशिट। पहला दैट इज रेवेन्यू डेफिशिट, दूसरा फिस्कल डेफिशिट, और तीसरा हमारे पास है प्राइमरी डेफिशिट। इसमें से जो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है बेटा, फिस्कल डेफिशिट का, जो आपका टाइम लेगा थोड़ा सा। अदरवाइज रेवेन्यू डेफिशिट एंड प्राइमरी डेफिशिट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्कस कराऊंगा रेवेन्यू डेफिशिट, फिर प्राइमरी डेफिशिट पढ़ेंगे। हालांकि प्राइमरी डेफिशिट है तो छोटा सा टॉपिक, बट ये रिलेटेड है फिस्कल डेफिशिट से। ठीक है, सो इन दोनों को डिस्कस करें, फिर एंड में मैं आपको पढ़ाऊंगा फिस्कल डेफिशिट, और उसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। सो क्या आपको डेफिशिट का मीनिंग समझ आया बेटा? हाँ जी, क्या आपको बजट डेफिशिट समझ आया? इट्स अ बेसिक कॉन्सेप्ट, क्या इसको नोट करेंगे प्लीज आप लोग। देखो, आपने बेसिकली 3 तरह के यहाँ पर डेफिशिट देखे, रेवेन्यू डेफिशिट, फिस्कल डेफिशिट, एंड द प्राइमरी डेफिशिट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको डिस्कस कराऊंगा दैट इज रेवेन्यू डेफिशिट। बेटा रेवेन्यू डेफिशिट क्या होता है, बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए, आपको याद होगा आपने बजट रिसिप्ट्स पढ़ा था, आपने बजट एक्सपेंडिचर पढ़ा था। आपने बजट एक्सपेंडिचर किससे रिलेटेड पढ़ा था सर? बजट एक्सपेंडिचर में 2 चीजें थी सर, एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर था। ठीक है, वैसे ही आपने बजट रिसिप्ट्स पढ़ा था, जिसमें आपने रेवेन्यू रिसिप्ट पढ़ा था और कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ा था। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सिर्फ रेवेन्यू से रिलेटेड चीजों की, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात करने वाले हैं। यहाँ पर कैपिटल रिसिप्ट्स की हम बातें नहीं करेंगे। देखिए जरा, कि रेवेन्यू डेफिशिट बेसिकली होता क्या है। कहते हैं रेवेन्यू डेफिशिट इज रिलेटेड टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स, यानी कि जो हमारा रेवेन्यू डेफिशिट है वो सिर्फ और सिर्फ किसको रिलेट करेगा बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, रेवेन्यू रिसिप्ट्स को ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि इट डज नॉट इंक्लूड आइटम ऑफ द कैपिटल रिसिप्ट्स एंड सॉरी, दोनों कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स हो गया। इसमें से बेटा एक को आप लिख देंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, सो यहाँ पर कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों ही इंक्लूड नहीं होंगे, लेकिन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना सिर्फ किसके साथ है बेटा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स के साथ और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के साथ। अच्छा, डेफिसिट का मतलब क्या, खर्चे ज्यादा रिसिप्ट्स कम।
तो यहाँ पर भी क्या होगा बेटा, जहां पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गए हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट हमारी कम आ रही है, तो दैट मीन सर जो गैप होगा, जो डिफरेंस होगा, वो क्या कहलाएगा बेटा, रेवेन्यू डेफिसिट। देख लीजिए, तो कहते हैं 10 रेवेन्यू डेफिसिट इज एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट। यानी कि जब हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएंगे रेवेन्यू रिसिप्ट से, ठीक है, ज्यादा हो जाएंगे, एक्सेस हो जाएंगे बेटा, तो उस स्थिति को हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, तो इसका यहाँ पर एक फॉर्मूला भी है, आर डी इज इक्वल टू आर ई माइनस आर आर। तो आर डी का मतलब हो गया रेवेन्यू डेफिसिट, और आर ई का मतलब हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और आर आर का मतलब हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट। समझे? तो क्या आपको रेवेन्यू डेफिसिट समझ आया? बेटा बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगा हुआ, इट्स अ बेसिक सिचुएशन, राइट? समझ आया बेटा? हाँ जी प्लीज बोलिए। चलो जल्दी से नोट करेंगे इसको फटाफट से, और जितने भी बच्चे यूट्यूब से देख रहे हैं बेटा, आप भी नोट कीजिएगा। चलिए फटाफट से नोट करेंगे प्लीज। ठीक है, इसको नोट करेंगे, देन आफ्टर इसको भी आप नोट करेंगे, ठीक है ना? तो चलिए जल्दी से नोट करिए बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद मैं आपको प्राइमरी डेफिसिट कराऊंगा, देन उसके बाद मैं फिजिकल डेफिसिट आपको कराऊंगा, ठीक है ना? चलिए नोट कीजिए इसको फटाफट से। ठीक है जी, तो प्राइमरी डेफिसिट समझ लेते हैं बेटा पहले, उसके बाद फिजिकल डेफिसिट को समझेंगे। कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट पीडी इज इक्वल टू एफ डी माइनस आई पी। तो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। सर पीडी बोले तो प्राइमरी डेफिसिट, एफडी बोले तो फिजिकल डेफिसिट, एंड आईपी बोले तो इंटरेस्ट पेमेंट। देखो बच्चों, एक बड़ा ही सिंपल सा इन छोटा सा कॉन्सेप्ट, इसको डिस्कस कर लेते हैं। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, तो फिजिकल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट, जो भी आपने लोन्स वगैरह लिए हैं और उस लोन्स के बदले आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं बेटा, उस इंटरेस्ट पेमेंट को आप फिजिकल डेफिसिट में से माइनस कर दीजिए। जो अमाउंट बचेगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास फिजिकल डेफिसिट आया 1 लाख रुपए का, ठीक है, इसमें से आप 20,000 रुपए का इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दीजिए, तो रेस्ट जो आपको 80,000 बच गया, दिस इज योर पीडी, यानी कि प्राइमरी डेफिसिट। तो इसका मतलब सर यहाँ पर क्वेश्चन ही आता है, सर फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? क्योंकि फिजिकल डेफिसिट में से हमें क्या माइनस करना है, इंटरेस्ट पेमेंट, और जो भी हमारा निकल कर आएगा दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट। यू कैन से डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला भी लिखा हुआ, पीडी इक्वल टू एफ डी माइनस आई पी। तो एफ डी एंड पीडी, पीडी का मतलब क्या हो गया, प्राइमरी डेफिसिट, एफ डी का मतलब क्या हो गया, फिजिकल डेफिसिट, और आईपी का मतलब क्या हो गया, इंटरेस्ट पेमेंट। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट प्राइमरी डेफिसिट। आई थिंक बेटा समझ आ गया होगा, इट्स नॉट टफेस्ट कॉन्सेप्ट, ये बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट है, आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। और इसको फटाफट से आप लोग नोट कर लीजिएगा प्लीज। चलो जी, देखो जरा ध्यान से, तो हमने यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट बेसिकली फिनिश अप कर लिए, दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, नाउ मैं आपको समझाऊंगा फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट को समझ लेते हैं, तो जरा मेरे साथ साथ लिखेंगे आप। फिजिकल डेफिसिट is estimated accounting for all receipts and expenditure.
यानी कि गवर्नमेंट की जितनी भी रिसिप्ट्स होगी और जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे बेटा, उन सभी को यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा while calculating that is fiscal deficit, ठीक है। सो कहते हैं fiscal deficit is the excess of total expenditure over total receipts, ठीक है। और अगर मैं टोटल एक्सपेंडिचर की बात करूं तो इसमें आपका दो चीज इंक्लूड होंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। और अगर मैं टोटल रिसिप्ट्स की बात करूं, टोटल अगर रिसिप्ट्स की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका रेवेन्यू रिसिप्ट्स आ जाएगा एंड कैपिटल रिसिप्ट्स आ जाएगा, ठीक है। बट कैपिटल रिसिप्ट में से कैपिटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि बेटा देखिए ध्यान से, अगेन डेफिसिट का मतलब तो आप समझ ही गए ना, खर्चा ज्यादा और रिसिप्ट्स कम, तो वो डेफिसिट होगा। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर भी फिजिकल डेफिसिट का कोई नया मतलब नहीं होगा, सर टोटल खर्चे ज्यादा हैं रिसिप्ट्स कम है तो डिफरेंस आया, फिजिकल डेफिसिट उसको बोलेंगे, बट टोटल खर्चा कंसिडर करेंगे। जैसे रेवेन्यू में हमने सिर्फ रेवेन्यू लिया था, बट यहाँ पर हम सारे लेंगे, रेवेन्यू भी लेंगे और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स भी लेंगे। बट यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक क्या है बेटा, ध्यान से क्या, फिजिकल डेफिसिट इज एस्टिमेटेड अकाउंटिंग ऑल रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। कहते हैं फिजिकल डेफिसिट इज एक्सेस, क्या बेटा एक्सेस है, टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट्स, यानी कि टोटल खर्चे टोटल रिसिप्ट से हमारे ज्यादा हो चुके हैं। टोटल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करो बेटा तो इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आ जाएगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आ जाएंगे, ठीक है। और बट जो टोटल रिसिप्ट्स है, टोटल रिसिप्ट्स में टोटल रेवेन्यू तो पूरा आएगा, टोटल रेवेन्यू जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है वो सारा ही आएगा बेटा, कोई भी नहीं छूटेगा। बट जब मैं कैपिटल रिसिप्ट्स को कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पर जो बोरोविंग होगी ना उसको हम कैपिटल रिसिप्ट में कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, बोरोइंग को क्यों नहीं किया जाता कंसिडर, उसको उसका कॉन्सेप्ट देखिएगा। आपसे पूछूंगा प्लीज आंसर करना मुझे, ठीक है। बेटा मान लो मैं एक बड़ा बेसिक सा एग्जांपल ले रहा हूँ फ्रॉम द लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। मान लो आप मार्केट गए 800 रुपये लेके, ठीक है। और लेट अस अज्यूम आपको ना एक जीन्स की पैंट लेनी थी, ध्यान से सुनना बेटा प्लीज। आप मार्केट गए 800 रुपये लेके और आपको जीन्स की पैंट लेनी थी, यानी कि आपकी प्रोडिक्शन ये थी कि 800 तक में मेरी जीन्स आ जाएगी, ठीक है। ठीक है सर, यानी कि ये जो 800 रुपये है क्या ये आपकी रिसिप्ट है, दिस इज योर रिसिप्ट। और आप इस जींस के ऊपर जो पैसे खर्च करोगे वो आपका एक्सपेंडिचर होगा, राइट। ध्यान से सुनेंगे बिल्कुल कंसंट्रेशन से बेटा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर एक बार समझ आ गया तो फिर क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो इसका मतलब आप मार्केट गए, अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप 800 रुपये लेके गए हो, क्या अपने दोस्त को पहले ही फोन करके बोल दोगे कि भाई मुझे ना 200 रुपये दे दे, क्योंकि नहीं, आपको जब पता है कि आप 800 तक की जींस लेकर आओगे, सो आप उधार मांगने की कोशिश नहीं करोगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब सर सिचुएशन ऐसी होगी कि जनरली आपके पास रिसिप्ट है 800 रुपये का, और आप मार्केट ये मान के चल रहे हो कि यार मुझे 800 की ही जींस मिलेगी, ठीक है। अब जैसी मार्केट गए, आपका आपके दिमाग में खर्चे भी कितने चल रहे हैं, 800, आपके पास इनकम भी कितनी, 800, देयर इज नो डेफिसिट, कोई लोन लेने की जरूरत नहीं है। बट जब आप मार्केट गए तो दुकान वाले ने आपसे बोला भैया 1200 रुपये की जींस है,
कितने की जींस है जी? 1200 रुपए की। ओके, आपके पास रिसिप्ट कितने थे? 800। आपके खर्चे कितने होने वाले हैं? तो इसका मतलब सर यहाँ पर डिफरेंस आ गया 400 रुपए का। अब ये 400 रुपए ना आपको अपने फ्रेंड से बोरो करने पड़ेंगे। अच्छा, डेफिसिट कितना आया था आपको? 400 की कमी, कमी कितनी हुई थी बेटा? 400 रुपए की कमी हुई थी ना? बिल्कुल। 400 की कमी हुई और 400 रुपये आप क्या कर रहे हो? बोरो। तो आपको लगता बोरोइंग इज इक्वल टू डेफिसिट, यानी कि बोरोइंग ही हमारा डेफिसिट होता है? तो मुझे एक बात बताओ बेटा, जब आपको डेफिसिट ही नहीं पता तो बोरो क्या करोगे? इसका मतलब जब मैं फिजिकल डेफिसिट निकाल रहा हूँ ना, तो मुझे बोरिंग पता ही नहीं होगी। तो जब बोरिंग पता ही नहीं है तो कैपिटल रिसिप्ट में बेटा बोरिंग आएगी क्या? नहीं, क्योंकि बोरोइंग ही हमारी फिजिकल डेफिसिट होती है। तो यानी कि सर यहाँ पर अगर मैं एक बेसिक सी बात बोलूँ तो क्या ये मतलब होगा इसका? फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरिंग, यानी कि जो आपको डेफिसिट होगा उसी को आप क्या करोगे बेटा? बोरिंग कंसिडर करोगे। हाँ जी, अगर यहाँ पर आप बोरिंग कैपिटल रिसिप्ट में अगर आप बोरिंग भी ऐड कर दोगे तो क्या बेटा फिजिकल डेफिसिट आपका जीरो आ जाएगा? हाँ जी बेटा, अगर आप फिजिकल डेफिसिट निकाल रहे हो और रिसिप्ट में आप बोरिंग को भी ऐड कर दिया तो क्या कैपिटल डेफिसिट जीरो आ गया? फिर तो आपका डेफिसिट होगा ही नहीं, राइट? तो डेफिसिट इज नथिंग, डेफिसिट इज बोरिंग। ठीक है, इसीलिए बेटा कैपिटल रिसिप्ट में सारी रिसिप्ट आ जाएंगी, बोरिंग्स को हम इंक्लूड नहीं करें, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हम कितना बोरो करने वाले हैं। हम बोरो तभी करेंगे जब हमें डेफिसिट होगा। जब तक हमारी इनकम चल रही है, ठीक है, जिस दिन हमें डेफिसिट होगा तभी हम क्या करेंगे बेटा? पैसा जो डेफिसिट हो रहा है उसी को बोरो करेंगे। तो यानी कि फिजिकल डेफिसिट ही हमारी बोरिंग है और बोरिंग ही हमारा फिजिकल डेफिसिट है। इसलिए कैपिटल रिसिप्ट्स में बोरिंग्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है टोटल फिजिकल डेफिसिट निकालते वक्त। समझ आया? हाँ जी बेटा, क्लियर हुआ? क्लियर टू एवरीवन? बोलो यार। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। इसको नोट कीजिए, नोट करेंगे इसको बेटा। अगर बेटा यूट्यूब वाले स्टूडेंट को समझ नहीं आया, प्लीज वीडियो एक बार रिवाइंड कर लीजिएगा, दोबारा सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है जी? चलो फटाफट से नोट करो। चलिए, तो अगला टॉपिक हमारे पास क्या है सर? अगला टॉपिक एक्चुअली कोई नया टॉपिक नहीं है, फिजिकल डेफिशिएट से ही रिलेटेड है। अच्छा, इसका फॉर्मूला, फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स। ठीक है, ये मत बोला सर फॉर्मूला नहीं लिखा, बेटा फॉर्मूला कुछ नहीं है, डेफिनेशन को ही फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया गया, लिख लेना खुद ही। इम्प्लीकेशन, यानी कि जो फिजिकल डेफिसिट आपने पढ़ा उसका इम्प्लीकेशंस अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि उसके इम्प्लीकेशंस अर्थव्यवस्था में क्या होंगे। ठीक है, तो कहते हैं फिजिकल डेफिसिट इज एन एस्टीमेट ऑफ बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट। कहते हैं ग्रेटर फिजिकल डेफिसिट implies greater borrowing by the government। जितना ज्यादा फिजिकल डेफिसिट होगा, क्या सरकार को उतना ही पैसा बोरो करना पड़ेगा? अभी आपने पढ़ा था जी, बिल्कुल। और अगर ऐसा कुछ होता है तो अर्थव्यवस्था में इसके कुछ परिणाम होंगे, कुछ रिजल्ट्स होंगे, उसी को हम बोलते हैं इम्प्लीकेशंस। ठीक है, तो वो इम्प्लीकेशंस क्या क्या है? सबसे पहला इम्प्लीकेशन है बेटा इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास इस इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। सेकंड, वी आर हैविंग नेशनल डेट्स। थर्ड, वी आर हैविंग विकीसियस सर्कल ऑफ
हाई फिजिकल डेफिसिट एंड लो जीडीपी ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, क्राउडिंग आउट इफेक्ट, एंड फिफ्थ इन इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बेसिक से पॉइंट्स है हमारे पास ये, और इन पॉइंट्स को हमें डिटेल में डिस्कस करना है कि ये बेसिकली है क्या। तो 4-5 इम्प्लीकेशन है बेटा यहाँ पे हमारे पास। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, नेशनल डेट, विकीसियस सर्कल ऑफ द हाई फिजिकल डेफिसिट एंड लो जीडीपी ग्रोथ, क्राउडिंग आउट एंड इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी। ठीक है, ये कुछ इम्प्लीकेशंस हैं जो पे डिस्कस करना है हमें बेटा इसके बारे में। सो दिस इज द बेसिक सिचुएशन, वन बाय वन इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ आया आपको? तो इसको हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये है इन्फ्लेशनरी स्पाइरल का सिचुएशन। जरा ध्यान से इधर देखेगा बेटा। इट लीड्स टू इंक्रीज इन प्राइस, क्रिएट स्पाइरल ऑफ इन्फ्लेशन। ये तो बहुत ही ज्यादा हैंग कर रहा है। देखो जी, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा बेटा प्लीज। तो पहला इफेक्ट क्या रहा भैया, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल मतलब महंगाई बहुत ज्यादा हो जाती है जितना ज्यादा बोरिंग करोगे। देखो आपने अगर मनी सप्लाई चैप्टर पढ़ा हुआ है ना, बड़ा ही बेसिक सा सिचुएशन है। मुझे एक बात बताओ, गवर्नमेंट जितना ज्यादा बोरिंग करेगी बेटा, ध्यान सुना प्लीज, गवर्नमेंट जितना ज्यादा बोरोइंग करेगी तो क्या उसके पास पैसा आएगा? पैसा आएगा तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होगा मार्केट में। बिल्कुल सर, एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे तो इसका मतलब सर पैसा आएगा तो मार्केट में मनी सप्लाई भी बढ़ेगी। और मनी सप्लाई के बढ़ने से बेटा क्या लोगों की डिमांड्स बढ़ जाती हैं, और डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ने लगेगी, और प्राइस का बढ़ना है बेटा क्या है, इन्फ्लेशन है। तो एक बड़ा सा बेसिक सा सिचुएशन है, देखो क्या करें। बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई इज ऑफ्टन टू लिंक द इन्फ्लेशनरी स्पाइरल इन द इकोनॉमी। ये कैसे होता है, कहते हैं बोरिंग फ्रॉम आरबीआई इंक्रीज द मनी सप्लाई। जैसे ही आरबीआई से बोरिंग करोगे तो क्या बढ़ा देगा बेटा, आपकी मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, और मनी सप्लाई बढ़ने के कारण मार्केट में प्राइसेस बढ़े। राइटिंग थोड़ा सा खराब हो रही है जस्ट बिकॉज न्यू विंडो इंस्टॉल हुई है, इसकी वजह से। ठीक है, थोड़ा कोशिश कीजिएगा, थोड़ा हैंग कर रहा है बहुत ज्यादा। सो इट लीड्स टू इंक्रीज इन द प्राइस, प्राइस बढ़ जाएगा बेटा, प्राइस के बढ़ने से क्या इन्फ्लेशन की स्थिति आ जाती है। सो दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन कि किस तरीके से मार्केट में, ठीक है, इन्फ्लेशन आ जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, हाई फिजिकल डेफिसिट। जितना ज्यादा फिजिकल डेफिसिट होगा उतनी ज्यादा बोरिंग्स बढ़ेंगे, और बोरिंग्स के बढ़ने के कारण एक इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ता है, मनी सप्लाई की वजह से प्राइस बढ़ते हैं, और प्राइस बढ़ने के कारण बेटा इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। हाँ जी, समझ आया बेटा? तो दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन, क्लियर हुआ बेटा आपको? बोलो प्लीज। ओके, सो अब देखिए जरा नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट, दैट इज इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। अब अगला पॉइंट है हमारे पास नेशनल डेट। नेशनल डेट, ठीक है जी। तो नेशनल डेट क्या होता है, हालांकि ये भी एक बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको थ्योरी नोट करेंगे सबसे पहले हम। कहते हैं फिजिकल डेफिशिट लीड्स टू लीड्स टू नेशनल डेट्स। इसका मतलब होता है इट इज अ बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन।
फ्यूचर जनरेशन inherit a lizard economy. Now, what is the basic situation of lizard economy? कहते हैं it is an economy. भाई साहब बड़ा बुरा हाल है इसका. Lizard economy where GDP growth GDP growth remains low because significant percentage of national income is used up to pay national debt. देखो बेटा, एक छोटी सी सिचुएशन सुनिएगा, पढ़ाई सिंपल सा पॉइंट है. जैसे मान लो एक फादर ने बहुत सारा लोन लिया, ठीक है. अब उन्होंने लोन तो ले लिया, दुनिया भर का लोन ले लिया, कर्जा ले लिया, ठीक है. अब पॉइंट ये आता है सर, जो भी उन्होंने कर्जा वगैरह लिया, अब मान लीजिए उनकी डेथ हो गई, ठीक है. अब उनके सारे जो कर्जा था, जो भी सिचुएशन था बेटा, वो कर्जा किसके ऊपर आ जाएगा बेटा? फ्यूचर जनरेशन कौन होगा उनकी फैमिली का? उनका बेटा. अब इसका मतलब सर, वो जो भी इनकम कमाएगा, वो इनकम में से मैक्सिमम पोर्शन कहाँ जाएगा? उधार चुकाने में. तो क्या वो लड़का, वो बच्चा कभी डेवलप हो पाएगा लाइफ में? हाँ जी. नो सर. तो ऐसे ही हालत होती है बेटा नेशनल डेट की सिचुएशन में, कि जो पास्ट गवर्नमेंट है उसने इतना ज्यादा लोन ले लिया होता है कि जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है, और वो जब न्यू गवर्नमेंट बनेगी और वो सत्ता में आएगी बेटा, तो वहां पर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि वो जो भी जीडीपी में इंक्रीजमेंट करेगी, यानी कि नेशनल इनकम को बढ़ाएगी, वो पैसा मैक्सिमम किस में यूज होगा बेटा? नेशनल डेट्स को पे करने में. तो इसका मतलब सर, जितना ज्यादा आप बोरोइंग लोगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए बेटा, आप क्या बढ़ाओगे? बर्डन बढ़ाओगे. ठीक है. फ्यूचर बर्डन बढ़ाओगे, इसका मतलब उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो करनी है, साथ में वो आपने जो बोरोइंग करी है, जो लॉन्स लिए हुए हैं, उन लॉन्स को भी चुकाने में बेटा अपनी इनकम को यूज करेंगे. ठीक है. तो ये होता है नेशनल डेट्स. तो क्या हाई फिजिकल डेफिसिट की वजह से बोरिंग बढ़ेगा, और बोरिंग के कारण नेशनल डेट्स भी हमारे क्या होंगे? बढ़ते रहेंगे. देखिए, फिजिकल डेफिसिट लीड टू नेशनल डेट. ठीक है. फिजिकल डेफिसिट के कारण क्या होता है बेटा? नेशनल डेट्स बढ़ने लगता है. तो कहते हैं इट इज अ बर्डन, ये एक बर्डन है फ्यूचर जनरेशन के ऊपर. और फ्यूचर जनरेशन को विरासत में, इनहेरिटेंट में लेजेड इकोनॉमी मिलती है. एक ऐसी इकोनॉमी बेटा जिसमें आपका जीडीपी का मैक्सिमम पोर्शन क्या पे करने में खर्च हो रहा है बेटा? डेट्स को पे करने में खर्च हो रहा है. तो ऐसी अर्थव्यवस्था डेवलपमेंट होने में बहुत टाइम लगाती है बेटा. और ऐसी अर्थव्यवस्था में इकोनॉमी तुरंत डेवलपमेंट नहीं हो पाता, उसको टाइम लगता है, ताकि उसको पहले वो डेट चुकाना है, उसके बाद जो इनकम बचेगी वो देश के डेवलपमेंट में लगाना होता है. समझे? हाँ जी बेटा. बोलो नलायको, समझ आ रहा है तुम्हारे कुछ? हेलो. चलिए, 2 पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए. अब आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर, अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं. विकीसियस विकीसियस सर्कल ऑफ हाई डेफिशिट, you can say high fiscal deficit. High fiscal deficit and low GDP growth. बेटा थोड़ा ना राइटिंग प्लीज थोड़ा समझ लीजिएगा, जहां प्रॉब्लम हो उससे पूछ लेना, क्योंकि ये ना बड़ा हैंग कर रहा है, तो राइटिंग ना प्रॉपर बन नहीं पा रही है इसमें. ठीक है. देखिए बच्चों,
कॉन्स्टेंटली हाई फिस्कल डेफिसिट, constantly high fiscal deficit leads to a situation where GDP growth remains low because high fiscal deficit and fiscal deficit remain high because of low GDP growth. देखो बच्चों, ये क्या सिचुएशन है मैं आपको बताता हूँ। जब एक पर्टिकुलर चीज एक ही सर्कल में घूमे और उसका कोई बेसिक कंक्लूजन ना मिले, उसको हम विकिसियस सर्कल बोलते हैं। अब जरा सुनिएगा, कहते हैं कॉन्स्टेंटली हाई फिजिकल डेफिशिट, अगर आप लगातार आपका हाई फिजिकल डेफिशिट रहा, इसका मतलब बोरिंग आपको कॉन्टिन्यूसली करनी पड़ रही है। तो कॉन्टिन्यूसली अगर आपकी हाई फिजिकल डेफिशिट रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ना एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि जीडीपी ग्रोथ हमेशा लो रहती है हाई फिजिकल डेफिशिट के कारण, और फिजिकल डेफिशिट हाई रहता है लो जीडीपी के कारण। मतलब जीडीपी ग्रोथ लो है, जीडीपी ग्रोथ क्या है बेटा, लो है। क्यों? क्योंकि हाई फिजिकल डेफिसिट है। और हाई फिजिकल डेफिसिट है क्यों? क्योंकि जीडीपी ग्रोथ लो है। तो यानी कि अब एक ही सर्कल में क्या कर रहे हो बेटा, बार बार राउंडिंग राउंड कर रहे हो। जीडीपी क्या है बेटा आपका, लो है। क्यों? क्योंकि हाई फिजिकल डेफिसिट है। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट हाई है क्यों? क्योंकि लो जीडीपी है। तो ये इस तरीके से एक ही सर्कल में घूमता रहता है, तो इससे ना डेवलपमेंट नहीं हो पाता। इसलिए इसको बोलते हैं विकिसियस सर्कल ऑफ द हाई फिजिकल डेफिसिट एंड लो जीडीपी ग्रोथ। एक सर्कल बन जाता है बेटा जहां पर उसी में घूमते रहते हो, ना आगे बढ़ पाते हो ना पीछे जा पाते हो, अगर आपका कॉन्स्टेंटली फिजिकल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है तो। दिस इज द थर्ड इम्प्लीकेशन ऑफ हाई फिजिकल डेफिसिट। समझ आया बच्चों? हाँ जी बोलिए प्लीज, आर यू क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट? देखो अगर कहीं डाउट होगा ना प्लीज पूछ जरूर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि भैया मेरी इनकम नहीं बढ़ रही है क्योंकि मेरे ऊपर लोन बहुत ज्यादा है, मेरे लोन्स कम नहीं हो रहे हैं क्योंकि मेरे पास इनकम नहीं है। ये कुछ ऐसी सिचुएशन है कि इनकम लो है क्योंकि लोन बहुत ज्यादा है। ठीक है, लोन बहुत ज्यादा है क्यों? क्योंकि इनकम कम है। इनकम कम है, लोन ज्यादा है, तो जैसे ही लोन चुकाओगे इनकम जीरो हो गई, फिर दोबारा से लोन ले लोगे। ठीक है, फिर उस लोन को चुकाओगे, फिर आपकी इनकम क्या हो जाएगी, जीरो। तो इस सर्कल में ही चलते रहोगे बेटा, यानी कि एक जाल में, एक ट्रैप में फंस जाओगे। उस ट्रैप से निकलने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो अर्थव्यवस्था भी एक ऐसे ही ट्रैप में क्या हो जाती है बेटा, फंस जाती है। इसको बोलते हैं दिस सिचुएशन विकिसियस सर्कल। आई थिंक समझ आ गया होगा बेटा। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, क्राउडिंग आउट। अगला पॉइंट है बेटा हमारे पास क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट सिचुएशन क्या होती है ये भी देख लेते हैं। कहते हैं हाई फिजिकल डेफिशिट, हाई फिजिकल डेफिशिट लीड्स टू crowding out effect. This work like this. कहते हैं हाई फिजिकल डेफिशिट increase borrowing by the government
ऑब्वियस ही बात है, फिजिकल डेफिसिट बहुत ज्यादा है तो सरकार क्या करेगी, बोरिंग्स को बढ़ा देगी। अब हाई बोरोइंग करेगी सरकार, हाई गवर्नमेंट बोरोइंग रिड्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स फॉर प्राइवेट सेक्टर, जिसकी वजह से ड्राउट यानी कि शॉर्टेज हो जाएगी बेटा ऑफ फंड्स इन द मार्केट, जिसकी वजह से लीड्स टू हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब पैसा है ही नहीं तो मजबूरन इंटरेस्ट का रेट बढ़ाना पड़ेगा। लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी, सो इकोनॉमी slips into a state of economic slowdown। इकोनॉमिक स्लो डाउन, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है। बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा ये भी। देखो कहते हैं जितना ज्यादा फिजिकल डेफिसिट गवर्नमेंट लेगी उससे क्राउडिंग आउट इफेक्ट होगा इकोनॉमी में। ये कैसे वर्क करता है बेटा, हाई फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज करेगी बोरिंग ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार ज्यादा से ज्यादा फिजिकल डेफिसिट हो रहा है तो सरकार बोरिंग करेगी बेटा। और जब गवर्नमेंट बोरिंग करती है बेटा तो उसकी वजह से क्या होता है, मार्केट में प्राइवेट सेक्टर के लिए पैसा कम हो जाता है। ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर के लिए पैसा कम होगा तो ऑब्वियसली बात है मार्केट में बैंक्स क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देंगे। यार हमारे पास पैसा कम है, ठीक है, जब पैसा कम है तो लोन जब हम देंगे तो हाई इंटरेस्ट रेट पे देंगे, सप्लाई कम होगी ना। सप्लाई कम हो गई बेटा तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे। और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोग लोन्स कम लेंगे, और लोन कम लेंगे तो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट का लेवल कम हो जाएगा। और जैसे ही इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कम हुई बेटा तो इकोनॉमिक स्लो डाउन क्रिएट हो जाएगा। सो दिस इज द बेसिक इफेक्ट्स ऑफ क्राउडिंग आउट। आई थिंक समझ आ गया होगा बेटा। हाँ जी समझ आया बेटा, बोलो जी। तो दिस इज द क्राउडिंग आउट इफेक्ट। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। हाँ जी, किसी पॉइंट में डाउट है बेटा अभी तक? अब लास्ट पॉइंट दो की बड़ा ही सिंपल सा है, इट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट। इसमें कुछ पढ़ाने वाली जरूरत भी नहीं है, वैसे तो आप नॉर्मली समझ जाओगे। बेटा क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है? हाँ जी, इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी। इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है? बोलो भाई। कहते हैं हाई फिजिकल डेफिसिट, ओके, erodes credibility of the government in domestic and international money market। बेटा मुझे एक बात बताइए, लोग आप पे भरोसा कब करेंगे? एक कॉन्सेप्ट होता है क्रेडिट रेटिंग का। क्या कॉन्सेप्ट होता है बेटा? क्रेडिट रेटिंग का। क्रेडिट रेटिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है सर, कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने टाइम से लोन लिया, टाइम से लोन चुकाया, तो बैंक्स आपके ना क्रेडिट बढ़ा देता है, क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ा देता है। मतलब
आपका क्रेडिट अगर पॉजिटिव होगा और ज्यादा होगा, इसका मतलब बैंक आप पे ट्रस्ट ज्यादा करता है, आप टाइम से लोन चुकाते हो, आप उतने ज्यादा डेफिसिट में नहीं रहते, तो दैट मीन्स वहां पर कहीं ना कहीं अलग है यार, एक पर्सन थोड़ा सा टाइम पे लोन चुकाता वगैरह वगैरह। बट एक गवर्नमेंट बार बार फिजिकल डेफिसिट हो रहे हैं, बार बार लोन डिमांड कर रही है, तो क्या बेटा गवर्नमेंट को जो इंटरनेशनल, जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मनी मार्केट्स हैं, जो भी लोन्स वगैरह देते हैं, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ या आरबीआई, क्या वो आपकी क्रेडिबिलिटी पे शक नहीं करेगा कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो? राइट, कि आपको इनकम ही नहीं हो रहा, बार बार आप फिजिकल डेफिसिट ज्यादा हो जा रहा है, बोरिंग्स करने आ रहे हो, ठीक है, बार बार हमसे बोरिंग करने आ रहे हो, दैट मीन्स आप पे थोड़ा सा ट्रस्ट कम होने लगेगा। यही होता है बेटा क्रेडिबिलिटी, यानी कि गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास कम हो जाता है कि ये एक्चुअल में पैसा डोमेस्टिक डेवलपमेंट में लगा भी रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। तो हाई फिजिकल डेफिसिट जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा आप लोन्स लोगे, और उतनी ही आपकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी बेटा, खत्म होगी, क्योंकि आप प्रॉपर इकोनॉमी को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। समझे? चलो, इसके साथ बेटा ये चैप्टर हमारा यहाँ पे समाप्त हो गया। ठीक है, गवर्नमेंट बजट चैप्टर इतना ही था बेटा हमारा, और ये पूरी तरह से खत्म हो गया। सो टुडे क्लास इज ऑल्सो ओवर हियर। ठीक है, यहाँ पे क्लास ओवर हो जाती है हमारी। सो दिस इज इट बेटा, प्लीज इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, जहाँ पे जो डाउट होगा प्लीज मेरे से पूछ जरूर लीजिएगा, ठीक है।